बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी, और आई होप कि आप अपना और अपने फैमिली और अपने नेबर्स और अपने तमाम रिलेटिव्स का बहुत ख्याल कर रहे होंगे। हम आप अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले हमने जो बात की थी या हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो हमारी थी कि हम कंपनसेटर कैसे बनाते हैं। हमारे पास लीड लैग कंपनसेटर होता है कि लीड कंपनसेटर हमने बनाया, लैग कंपनसेटर बनाया। आपको पता है कि लीड कंपनसेटर हमने बनाया था ताकि हम जो है वो क्या कर सकें, अपना ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बेहतर कर सकें। ठीक है, मतलब जीटा और ओमेगा एन चेंज किया था हमने, जीटा ओमेगा एन चेंज किया था। ठीक है, और हमने ये कहा था कि जीटा और ओमेगा एन चेंज होने की वजह से आपके पास जो है वो क्या होगा, रूट लोकस की शेप जो है वो इंटायरली या काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। इंटायरली भी हो सकती है या बहुत हद तक भी हो सकती है, दोनों बातें ट्रू हैं। तो लीड लैग कंपनसेटर, उसके बाद हमने पढ़ा था कि लैग कंपनसेटर क्या होता है। लैग कंपनसेटर हमने देखा था कि अगर आपने एरर, स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करना हो, ठीक है, लैग कंपनसेटर के बारे में हमारे पास है कि अगर हमने अपना स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बेहतर करना हो, दैट इज़ स्टेडी स्टेट एरर को कम मिनिमाइज करना हो, तो उस वक्त जो है वो हम क्या करते हैं, उस वक्त हम लैग कंपनसेटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि नॉर्मली हमारे हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनमें ये नहीं होता कि सिर्फ आपके पास ट्रांजिएंट ठीक करने की ज़रूरत हो या हमारे पास सिर्फ स्टेडी स्टेट रिस्पांस को बेहतर करने की ज़रूरत हो। तो हमें लीड लैग कंपनसेटर, मतलब यानी कि हमें ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट एरर को भी बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि हम लीड कंपनसेटर भी लगाएं और फिर लैग कंपनसेटर भी लगाएं, यानी कि दोनों कंपनसेटर साइड बाय साइड लगाएं। तो अगर आपको मैं कहूं कि अगर किसी सिस्टम का जो है वो आपने ट्रांजिएंट रिस्पांस भी बेहतर करना है और स्टेडी स्टेट एरर को भी इम्प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे? आप ज़ाहिर है कि यही कहोगे कि सर लीड और लैग दोनों लगा दिए जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि दोनों इम्प्रूव करने हैं। वेरी राइट, मतलब लीड और लैग कंपनसेटर लगा दिए जाएं दोनों। मतलब इसको आप इस तरह से समझ लो कि आपके पास एक सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम है जिसका प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन जी है, ये आउटपुट है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब गौर कीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट करें कि ये जो जी सिस्टम है, इस सिस्टम का मैंने जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करना है। तो अगर मैंने सिर्फ इसका ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करना है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंपनसेटर लगा देता हूँ जिसको मैं GC1 कह देता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, GC1 आपने लगाया तो वो लीड कंपनसेटर था, तो उसने ज़ाहिर रिस्पांस को इम्प्रूव कर दिया। अब इसी के साथ आपने कहा है कि जी इसका क्या करना है, आपने स्टेडी स्टेट एरर भी अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर एक और कंपनसेटर लगा दें, GC2। ठीक है, GC2 क्या है, GC2 एक आपके पास एक और कंपनसेटर है जो कि बेसिकली लैग कंपनसेटर है। ठीक है, ताकि आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस भी ठीक, इसने क्या किया, ट्रांजिएंट रिस्पांस ठीक कर दिया, इसने क्या किया, लैग कंपनसेटर ने उसका स्टेडी स्टेट रिस्पांस को इम्प्रूव कर दिया। तो करना बेसिकली हमें यही होता है। लेकिन जाहिर है कि अगर आप देखो, अगर आपको याद हो, तो हमने लीड कंपनसेटर जब बात की थी तो उसमें हमने सर्टन नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए थे। फिर इसी तरह से लैग कंपनसेटर की मैं बात करूं तो उसमें हम सर्टन नंबर ऑफ स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। तो अगर अब मैंने लीड और लैग दोनों कंपनसेटर लगाने हैं, तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन दोनों में कॉमन होंगे, जिनको मैं क्या करूंगा, ओमिट कर सकता हूं, जिसको मैंने मतलब हमारे स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे। ठीक है, अब लीड लैग कंपनसेटर बनाने के भी बहुत सारे तरीके या बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, वो क्या हैं अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन लीड लैग कंपनसेटर यानी कि अगर हमने ट्रांजिएंट भी इंप्रूव करनी है और स्टेडी स्टेट भी इंप्रूव करनी है, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली वही सारे स्टेप्स करने होंगे जो हमने लीड कंपनसेटर को डिज़ाइन करने के लिए लगाए थे, और इसी तरह से जो हमने लैग कंपनसेटर को डिज़ाइन करने के लिए स्टेप्स यूज़ किए थे, वही सारे स्टेप्स हमें जो है वो दोबारा करना पड़ेंगे, बारी बारी करना पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन माइंड इट, मैंने आप लोगों को अब तक जो लीड और लैग कंपनसेटर बनाने का तरीका बता दिया है, उससे कोई नई बात मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको लीड कंपनसेटर बनाना आता है, लैग कंपनसेटर बनाना आता है, तो दैट मीन्स कि आप लीड लैग कंपनसेटर दो भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, दिस विल बी जस्ट काइंड ऑफ अ रिवीजन ऑफ लीड एज वेल एज लैग कंपनसेटर टुगेदर। ठीक है, तो आपको सारे स्टेप्स पता हैं, तो मैं अब आगे चलता हूँ डायरेक्टली इसके क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ। तो लीड लैग कंपनसेटर होता क्या है,
लीड लैग कंपनसेटर की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहते हो? देखो लीड कंपनसेटर क्या था? लीड कंपनसेटर था, चले मैं GC1 अगर आपके पास लिखूं तो आपको याद है कि GC लीड कंपनसेटर हमने क्या पढ़ा था? के, लेट से मैं इसको K1 कह देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपके पास? S प्लस 1/T1 डिवाइडेड बाय S प्लस 1/1 अल्फा T1, ऐसे ही था, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लैग कंपनसेटर की बात करें तो लैग कंपनसेटर में चले मैं इसको कह देता हूँ कि ये GC2 के इसका कांस्टेंट K2 है, S प्लस 1/T1 डिवाइडेड बाय S प्लस 1/, चले यहाँ पे मैं T2 यूज कर लेता हूँ, ये T2 हो गया, यहाँ पर भी हम T2 यूज कर लेते हैं। और आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर क्या कहा था कि मतलब बेसिकली तो इसका भी ट्रांसफर फंक्शन वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा, उसकी जगह हमने बीटा यूज़ किया था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अल्फा जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। और बीटा को लैग कंपनसेटर के लिए हमने क्या कहा था कि ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने लैग कंपनसेटर में ये यहाँ पे अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दिया था और इसको ग्रेटर देन 1 कर दिया था, ठीक है। तो अब जो मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ वो क्या है कि अब हमने लीड लैग कंपनसेटर बनाना है। जिस तरह कि मैंने अभी आपको लोगों के साथ जो है वो एक डायग्राम शेयर की थी, ब्लॉक डायग्राम, जिसमें मैंने कहा था कि बेसिकली आपने लीड कंपनसेटर बनाया और उसी के साथ आपने लैग कंपनसेटर जो है वो लगा देना है। तो अब अगर मैं कंबाइन की बात करूं तो इसका मतलब है बेसिकली GC1 और GC2 हम दोनों मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। मतलब एक जो आपके पास GC कंपनसेटर है, यानी कि जो टोटल आपके पास कंपनसेटर है, दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ टू कंपनसेटर, वन इज लीड कंपनसेटर एंड अदर इज द लैग कंपनसेटर। तो अगर मैं यहाँ पे इसके दोनों के ट्रांसफर फंक्शंस लिख दूं तो इट विल बी K1 S प्लस 1/T1 मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा T1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास K2 एक और आ रहा है, तो कांस्टेंट्स हैं, दोनों कांस्टेंट्स को मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लैग कंपनसेटर का 1/T2 डिवाइडेड बाय 1 S प्लस 1/बीटा T2, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है, लीड और लैग कंपनसेटर का प्रोडक्ट है जो हम कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो K1 और K2 आपस में मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट बन जाएंगे जो कि K के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये चले मैं दोबारा से इसको यहाँ पे लिखता हूँ अरेज करके। यहाँ पे आके आपके पास S प्लस 1/T1 डिवाइडेड बाय S प्लस 1/अल्फा T1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया S प्लस T2 डिवाइडेड बाय S प्लस 1/बीटा T2, ठीक है। यही हमारे पास रिलेशनशिप है। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखें तो हम इसके ऊपर मज़ीद बातें कर सकते हैं और इसमें हम मज़ीद बातें कुछ ऐड करेंगे। बीटा जो है वो 1 से ग्रेटर है। जब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अभी देखो अल्फ़ा के ऊपर क्या कंडीशन है? अल्फ़ा के ऊपर कंडीशन है अल्फ़ा जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है। बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है। मैं यहाँ पर अब एक और जो है कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, दैट इज गैमा, एंड आई एम सेइंग गैमा इज इक्वल्स टू 1/अल्फा। क्यों करवा रहा हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन मैं एक कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ कि गैमा जो है वो 1/अल्फा के बराबर है। माइंडेड अल्फा क्या है? अल्फा 0 और 1 के बराबर है। तो अगर मैंने गैमा कह दिया है 1/अल्फा, तो इसका मतलब है आई कैन राइट, यहाँ से मैं अल्फा रिमूव करके यहाँ पे गैमा लिख सकता हूँ। दिस इज माई गैमा ओवर T1। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ एक हमें फ़ायदामंद चीज़ क्या नज़र आ रही है, आगे चल के भी हम इसको जो है वो हाईलाइट करेंगे। अच्छा, जब मैंने गैमा को कह दिया गैमा इज इक्वल्स टू 1/अल्फा, ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास? कंडीशन जो है वो रिवर्स हो गई, ठीक है। अगर मतलब ये लेस देन 1 था, यानी कि अगर 0.1 में कहता हूँ अल्फा अगर 0.1 है तो 1/0.1 विल बी इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब है कि गैमा के ऊपर आपके पास एक और सिमिलर कंडीशन आ गई बीटा की तरह की, कि गैमा जो है वो हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा,
ठीक है, यू आई होप के यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्फा जो है वो 1 से छोटा था, 1 से छोटा होने का मतलब 0 और 1 के दरमियान होने का मतलब इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, या कोई भी चीज़ ना कि 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। तो 1 ओवर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो दैट्स व्हाई गैमा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ठीक है। मैंने अब आपका ट्रांसफर फंक्शन लीड लैग कंपनसेटर के लिए या लैग लीड कंपनसेटर के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया उससे क्या हुआ, आपके पास गैमा और बीटा आपके पास चेंज होके आ गया। गैमा भी अब ग्रेटर देन 1 है, बीटा भी ग्रेटर देन 1 है। फर्क सिर्फ ये है कि गैमा ऊपर मतलब न्यूमरेटर में है और बीटा जो है वो डिनोमिनेटर में है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के लीड लैग या लैग लीग कंपनसेटर बनाने के दो तरीके पता चल गए। एक तरीका क्या पता चला कि हमारे पास गैमा जो है वो बीटा के बराबर नहीं है। मतलब अगर आप गौर करो तो गैमा और बीटा दोनों ग्रेटर देन 1 है। एक ऑप्शन हो सकती है कि मतलब दो ही ऑप्शन हो सकती हैं। एक ऑप्शन ये होगी कि वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। दूसरी ऑप्शन हो सकती है गैमा जो है वो बराबर है बीटा के। ठीक है, आप कोई सा भी केस लेके चल सकते हैं, नो इशू इन दैट। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा गया या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली गई तो गैमा इक्वल्स टू बीटा लिया जा सकता है, नो इशू इन दैट। ठीक है, गैमा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, सर्टन स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि लीड कंपनसेटर के कुछ स्टेप्स थे, फिर मैंने आपसे कहा लैग कंपनसेटर के कुछ स्टेप्स थे। लीड लैग कंपनसेटर हम बनाते हैं तो कंबाइन करके हम कुछ स्टेप्स ओमिट कर देंगे लीड और लैग के, जो कॉमन है दोनों में। फिर आगे चल के जब हम ये वाली कंडीशन लेके आगे चलेंगे तो हमारा कुछ रिजल्ट या कोई कंपनसेटर बन जाएगा। लेकिन इस तरह इन स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो अगर मैं गैमा और बीटा बराबर ले लूं तो वहां से भी ओमिट हो जाएंगे, यानी कि मेरा तरीका और आसान हो जाएगा, मेरा काम और आसान हो जाएगा कंपनसेटर डिजाइन करने का। ठीक है, तो चलें पहले हम ये वाला केस लेते हैं जब गैमा और बीटा बराबर नहीं है। तो गैमा और बीटा अगर बराबर ना हो तो आपको कितने कितने वेरिएबल्स को आपने डिजाइन करना है, 1 2 ठीक है 3, मतलब T1 गैमा, T2 बीटा और K, मतलब 5 वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में बात कही थी कि जो आपके पास कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन है वो इन 3 या इन 5 वेरिएबल्स को डिज़ाइन कर लेने का नाम है। लेकिन ये 3 और 5 वेरिएबल डिज़ाइन करने के लिए आपको इससे पहले जितना कुछ आगे लेकर चलना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। चलें हम कंपनसेटर डिज़ाइन करते हैं। लीड लैग कंपनसेटर पहला केस है जी, गैमा और बीटा जो है वो बराबर नहीं है। चलें मैं कुछ स्टेप्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं और हमने लास्ट टाइम अपने लीड और लैग कंपनसेटर में डिस्कस करते हुए निकाले भी थे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैंने इरेज कर दी है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात और आपको ऐड कर दूं। अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था कि लैग कंपनसेटर का जो कांस्टेंट k है, दैट इज अगर मैं k2 की बात करूं तो k2 अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। ठीक है, k2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो लीड कंपनसेटर का जो कांस्टेंट है वो हम डिजाइन करते होते थे बाय अप्लाइंग द मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास K1 और K2 है बेसिकली वो किसके बराबर होगा, वो अप्रोक्सीमेटली K1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है मुझे K2 के ऊपर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी कांस्टेंट K है वो मैं लीड कंपनसेटर से डिजाइन कर लूंगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी एंगल डेफिशिएंसी की। हम क्या कहते हैं, जो एंगल डेफिशिएंसी है वो सारी की सारी किसने प्रोड्यूस करनी है, वो लीड कंपनसेटर ने इंट्रोड्यूस करानी है, वो पूरा करेगा लीड कंपनसेटर। लैग कंपनसेटर की जो एंगल डेफिशिएंसी है जो वो कंट्रीब्यूट करता है उसको हमने क्या कहा था कि हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि आपका रूट लोकस एप्रिशिएबली चेंज ना हो, उसकी शक्ल ना चेंज हो। तो एप्रिशिएबली चेंज ना होने के लिए हमने क्या कहा था कि जो एंगल कंट्रीब्यूट हो लैग कंपनसेटर की वजह से वो 0 और -5 के दरमियान हो। याद होगा आपको ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा साधा है कि सारी की सारी एंगल डेफिशिएंसी लीड कंपनसेटर देगा। कांस्टेंट जो के है वो भी लीड कंपनसेटर के तरीके से डिजाइन होगा।
बाकी जो आपके पास तरीका है लैग कंपनसेटर का वो उसी तरह से अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। तो हमें हमारे स्टेप्स जो हैं वो लैग कंपनसेटर के इतने ज़्यादा नहीं होंगे जिस तरह के लैग कंपनसेटर पहले भी डिज़ाइन करना आसान था। एनीवे जी, पहला केस लेते हैं हम लीड लैग कंपनसेटर का, जिसमें आपके पास जो है वो क्या होगा, आपके पास गैमा और बीटा जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, माइंडेड के गैमा को मैंने क्या इंट्रोड्यूस कराया और बीटा मैं किसको कह रहा हूँ, आपको इसको क्लियरली पता है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहला स्टेप वही, पहले तो आपने क्या निकालनी है, पहले आपने गिवन सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकालनी है। तो फाइंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या क्या निकालोगे आप, उसका जीटा निकालोगे, उसका ओमेगा एन निकालोगे, उसका आप क्या निकालोगे, उसका कांस्टेंट निकालोगे, द कांस्टेंट इज, वो आप निकालोगे। ठीक है, के वी हो सकता है, के ए हो सकता है, के पी हो सकता है, वट एवर इट इज। ठीक है, तो ये आप निकालोगे, ये गिवन सिस्टम की आपने निकाली। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप दूसरे स्टेप में मे बी अगर रूट लोकस गिवन है तो फाइन एनफ, नहीं गिवन तो आप रूट लोकस ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ड्रॉ रूट लोकस। तीसरा स्टेप, फाइंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड सिस्टम। आपको पता है कि परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिजायर्ड सिस्टम कैसे निकाली जाती है, यानी कि अगर मैं आपको क्लोज लूप डोमिनेंट पोल दे दूं तब भी आप जीटा और ओमेगा निकाल सकते हो। अगर आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मौजूद हो तो तब भी आप निकाल सकते हो। अगर उनके फैक्टर्स मौजूद हो तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो हायर ऑर्डर सिस्टम है तो आपको मैंने डोमिनेंट क्लोज लूप पोल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप दो कॉन्जुगेट पोल को आपस में मल्टीप्लाई करके वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके नॉलेज में ऑलरेडी मौजूद है। ओके, फ्रॉम द गिवन स्पेसिफिकेशन आपने क्या किया जी, आपने जो है वो डिजायर्ड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकाली जिसमें जीटा ओमेगा एन और के वी डिजायर या जो भी आपके पास कांस्टेंट्स हैं, के ए है या के पी है। ठीक है, उनकी आपने डिजायर्ड जो भी है ये डिजायर्ड सिस्टम की है। फिर आप निकालोगे डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। ठीक है, बेशक इसको आप चौथा स्टेप कर लें, फाइंड डोमिनेंट डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। ठीक है, यानी कि इससे निकालेंगे आप डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, जो कि 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, दो दो आपके पास रूट्स होंगे। फिर आपने चेक करना है, चेक वेदर इट इज ऑन रूट लोकस और नॉट। ठीक है, फिर आपने चेक करना है रूट लोकस पे है कि नहीं है, पता चलेगा आपको कि नहीं है। इफ नॉट, ठीक है, तो इफ नॉट अगर आपको याद हो तो हमने ये स्टेप किया था। ठीक है, और यहाँ से आपको ये एक और चीज़ अंदाज़ा हो गया कि आपके पास डिज़ायर्ड सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन में के वी के ए के पी क्या है और गिवन के क्या हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जीटा डिज़ायर्ड और जीटा गिवन में क्या फ़र्क है, मतलब आपको यहाँ से क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि आपने क्या इंप्रूव करना है। ठीक है, डिज़ायर्ड डोमिनेट क्लोज लूप होल आपके सिस्टम पे मौजूद है नहीं है, आपको पता चल गया। रूट लोकस से भी पता चल सकता है और आपके डिज़ायर्ड डोमिनेट क्लोज लूप होल को चेक करके भी पता चल सकता है। ठीक है, अगर रूट लोकस पे नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको लीड कंपनसेटर डिजाइन करना है। ठीक है, ठीक है, डिजाइन लीड कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर। ठीक है, और अगर वो है तो क्या करोगे आप, आपको सिर्फ गेन चेंज करना होगा, आप उसके ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, और कैसे होगा, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रेक देके जो है वो आगे जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ अगर चेक केवी गिवन एंड केवी डिजायर, केवी गिवन और केवी डिजायर अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, दिस विल टेल यू कि आपने स्टेडी स्टेट एरर को भी इंप्रूव करना है फॉर एनी चेंज। अगर इफ वी नीड टू चेंज इट तो इसका मतलब है वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू डिजाइन लैग कंपनसेटर एज वेल। ठीक है, सो दिस विल बी केस ऑफ द लैग कंपनसेटर। तो ये तो शुरू के सारे स्टेप्स वही हैं
जो अगर आप देखें तो हमने लीड में भी पढ़े थे और लैग में भी किए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो रूट लोकस का हिस्सा नहीं है तो हमने डिजाइन करना है लीड कंपनसेटर। ठीक है, रूट लोकस का हिस्सा नहीं है तो हमने डिजाइन करना है लीड कंपनसेटर। ठीक है, लीड कंपनसेटर में अगर आपको याद हो तो इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक थी, वो थी फाइंड, मतलब इफ डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल इज नॉट ऑन द रूट लोकस, फिर क्या करना है आपने, छठा स्टेप बना रहा हूं इसको मैं, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने निकालनी है फाइंड एंगल डेफिशिएंसी। और आपको पता है एंगल डेफिशिएंसी क्या थी, कि वो कितना एंगल कम है बाय यूजिंग द एंगल कंडीशन, कि जो हमें ये बता दे कि एंगल डेफिशिएंसी कितनी है, ताकि आपका जो है वो रूट लोकस, उस वो जो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप होल है वो रूट लोकस का हिस्सा बन जाए। अगर आपको एंगल डेफिशिएंसी पता चल जाती है, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में आपने, सातवें स्टेप में, प्लेस जीरो, मतलब एक जीरो जो लीड कंपनसेटर का जीरो है, जीरो एंड पोल ऑन, ठीक है, ऑन रूट लोकस टू विच इंश्योर, विच इंश्योर्स, विच रूट लोकस विच इंश्योर द एंगल डेफिशिएंसी। ठीक है, जितनी भी एंगल डेफिशिएंसी है वो उसको इंश्योर कर देगा। यानी कि आपको याद होगा कि इसमें हमने तीन तरीके पढ़े थे, कि आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी हमने ग्राफिकल मेथड भी इस्तेमाल किया था, और आपने मैथमेटिकल मेथड भी इस्तेमाल किया था। वट एवर यू वॉन्ट टू चूज यू कैन चूज दैट वे। ठीक है, सातवें स्टेप में आपने जीरो और पोल प्लेस कर दिया, इसका मतलब है आपके पास जो है वो T1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ T1 as well as you have found the value of अल्फा, फॉर दैट मैटर अल्फा जो है वो गैमा के बराबर है, तो अल्फा और गैमा, अल्फा कहें या गैमा कहें, आपको वो वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, तो अल्फा और गैमा आपके, या गैमा आपके पास जो है वो आ चुका है। अब रह जाता है यहाँ पे के की वैल्यू, तो आठवां स्टेप, के निकालने का जो तरीका था अगर आपको याद हो। ठीक है, आठवां स्टेप, कांस्टेंट के फाइंड कांस्टेंट के। ठीक है, जो लीड कंपनसेटर के जिस तरीके से आपने निकाला था। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद नौवां स्टेप, डायरेक्टली आप आ जाओगे लैग कंपनसेटर के लिए। लैग कंपनसेटर का तरीकाकार वही है कि हमने क्या ज्यूम करना है, S1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय S1 ओवर S बीटा T2। वही वही कंडीशन है, कि वही तरीकाकार है कि आप जीरो पोल को और जीरो को ऐसे प्लेस करोगे कि आपके पास जो एंगल कंट्रीब्यूशन है वो जीरो और -5 के दरमियान हो। ठीक है, द एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय दिस पोल एंड जीरो शुड बी इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो आपको तरीकाकार बताया हुआ था। बीटा निकालने का तरीका आपको पता है, बीटा निकालते कैसे हैं, आपके पास बीटा जो है वो हम के वी डिज़ायर डिवाइडेड बाय के वी गिवन से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हमने पूरा जो है वो तरीका पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो बीटा निकालने का है तरीका कार है, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि पहले जो हमने बीटा निकाला था उसमें सिर्फ आप, उसमें ज़ाहिर है GC1 मौजूद नहीं था, तो GC1 की मौजूदगी में ये जो आपके पास बीटा है, सॉरी, जो बीटा निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं चलें इसको ड्राइव कर देता हूँ दो, कि ये बिल्कुल उसी तरह की डेरिवेशन है जो हमने पहले की थी, लेकिन मैं इसको दोबारा से ड्राइव कर देता हूँ। बीटा निकालने का तरीका क्या होगा उसकी हम डेरिवेशन दोबारा कर देते हैं। आपको याद है कि जो केवी of a complete system, kv of a complete system will be equals to what, limit s tends to 0, जिसमें आपके पास s gc is a combined system, okay, and g is your transfer function of the plant। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं या आपके पास gc की वैल्यू उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं, s tends to 0
s plus 1 over t1 divided by s plus gamma over t1, ठीक है, into s plus 1 over t2 divided by s plus 1 over beta t2 और g आपके पास एज इट इज है, ठीक है जी। ओके, तो जब आप इसके ऊपर s की लिमिट अप्लाई करोगे, इसके ऊपर s की लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये भी इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ज़ाहिर है सिर्फ 1 ओवर t1 ऊपर रह जाएगा, नीचे गैमा ओवर t1 रह जाएगा, तो t1 और t1 से कैंसिल हो जाएगा, ये t2 जो है वो इस t2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो सिर्फ क्या होगी, यहाँ पे दिस इज़ योर के वी डिज़ायर। ओके, चले मैं डिज़ायर कर देता हूँ, उसको डी चेंज कर देता हूँ। तो के वी डिजायर किसके बराबर आ जाएगा, के वी डिजायर विल बी सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यहाँ आपके पास एस था यहाँ पे जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एस भी था, डोंट फॉरगेट दैट एस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, अंदर वाले पे से अपने सिर्फ ब्रैकेट के ऊपर एस जीरो अप्लाई किया ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए, तो आपके पास बच गया एस जी डिवाइडेड बाय बीटा, सॉरी गैमा, और ये वाला बीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें इस स्पेसिफिक इसको देखें तो ये क्या है, दिस इज के वी ऑफ अ गिवन सिस्टम, ठीक है। तो के डिजायर विल बी इक्वल्स टू के वी ऑफ, के वी गिवन कह दें, इस वाली जो ब्रैकेट मैंने सर्कल की हुई है या आउटलाइन की हुई है वो के वी गिवन हो गया, और मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर गैमा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल इसी तरह की डेरिवेशन हमने की थी, लेकिन उसमें हमारे पास जो है वो GC1 नहीं था, सिर्फ एक ही कंपनसेटर था, मतलब एक ही कंपनसेटर के साथ की थी। अब ये दो कंपनसेटर है तो उसमें जो है वो आपके पास बीटा और गैमा दोनों का फैक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको देखें तो हमने जो स्टेप नंबर 7 किया है, उस स्टेप नंबर 7 में जो हमने लीड कंपनसेटर डिज़ाइन किया, उससे हमें ऑलरेडी गैमा की वैल्यू मौजूद हमें मिल चुकी हुई है, तो वी नो दी वैल्यू ऑफ गैमा बाय प्रीवियस स्टेप, तो गैमा हमारे पास मौजूद है, के वी गिवन हमारे पास मौजूद है, के वी डिज़ायर हमारे पास ज़ाहिर है कि हमने पहले स्टेप में निकाल लिया था, पहले दूसरे स्टेप में, तो सिर्फ बीटा एक अननोन है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, बीटा इज इक्वल्स टू के वी डिज़ायर, ठीक है, के वी डिज़ायर डिवाइडेड बाय के वी गिवन, ठीक है, और बीटा यहीं पर रह गया मल्टीप्लाई बाय गैमा, ठीक है, गैमा को शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इस रिलेशनशिप से आपके पास डायरेक्टली जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब के वी गिवन आपके पास आप पहले से निकाल लेते हो, पहले से दिया हुआ है, या डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकालते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो है वो पूरा एक रिजल्ट आ जाएगा, तो बीटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी स्टेप सिर्फ रह गया आपका T2 डिज़ाइन करने का, बाकी सारी चीज़ डिज़ाइन हो चुकी हैं, T1 भी डिज़ाइन हो चुका है, T1 ये भी डिज़ाइन हो चुका है, T2 डिज़ाइन हो चुका हुआ है, ठीक है। हमने K डिज़ाइन ज़रूर कर लिया हुआ है, अगर आप देखो तो जो K आपके पास लीड कंपनसेटर का K है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको कंबाइन करके निकालें तब भी वही रिजल्ट आएगा, लेकिन हम कंबाइन करके निकाल लें या अलग से निकाल लें, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एनीवे। तो अब आपके पास जो है वो ये पूरा रिजल्ट आ गया, बी आ गया। अब आपने सिर्फ T2 को अज्यूम करना है, जिस तरह आपने लैग कंपनसेटर में पहले अज्यूम किया था, T2 को अज्यूम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो जो एंगल कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। तो आपके पास के वी डिज़ायर 9वें स्टेप में आ गया, आपके पास फाइंड बीटा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 9 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 9 हो गया हमारे पास फाइंड बीटा, ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला गैमा के वी डिज़ायर डिवाइडेड बाय के वी गिवन, इससे आपके पास गैमा आ जाएगा, ठीक है, और सॉरी बीटा आ जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 10, प्लेस 0 and pole of lag compensator, ठीक है, such that the angle contributed by them is in between this, ठीक है, ये यहाँ पे मैं एंगल लिख देता हूँ,
ठीक है, एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय दैट लैग कंपनसेटर या पोल एंड जीरो ऑफ द लैग कंपनसेटर शुड बी इन बिटवीन दिस। तो आपके पास जो है वो लैग कंपनसेटर का पार्ट जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं। तो मतलब आपका जो पूरा कंपनसेटर बन गया GC, उसमें आपके पास के आप ऑलरेडी निकाल चुके हुए हो, S प्लस 1/T1 डिवाइडेड बाय S प्लस गैमा ओवर T1। तो S प्लस 1/T2 डिवाइडेड बाय क्या रह गया जी, S प्लस बीटा T2, S प्लस 1/बीटा T2। तो इसमें देख लें आपने सारी चीज़ें निकाल ली हुई हैं, K भी निकल चुका हुआ है, T1 भी आ चुका है, गैमा T1 T2 बीटा और T2। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो इस पूरे सारे जो मैंने अभी आप लोगों को मेथड बताया, इस सब में कोई नई चीज़ नहीं है, सारे पुराने चीज़ें हैं, बल्कि पुरानी चीज़ों में से भी कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, मिनिमम हो गई हैं। अदरवाइज देखो तो हमने लीड कंपनसेटर के लिए मेरा ख्याल है 9 या 10 स्टेप्स जो हैं वो पढ़े थे या बनाए थे। इसी तरह से लैग कंपनसेटर के भी हमने 8-9 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए थे, तब हमारे पास जो है वो लैग कंपनसेटर बना था। अगर मैं दोनों को ऑल टुगेदर ऐड करता हूँ तो तकरीबन 18 से 20 स्टेप्स बनते हैं, 18 to 20 स्टेप्स जो है वो बनते हैं। तो अगर आपने कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद भी हम 10 से 11 स्टेप्स में जो है वो अपना लीड लैग कंपनसेटर डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ इसके साथ, या चलें पहले एग्जांपल सॉल्व करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका एक और स्टेप, दो एग्जांपल सॉल्व करूंगा मैं आपकी लीड लैग कंपनसेटर के लिए। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कि गैमा बीटा के बराबर हो। तो अगर आप देखें तो जो अभी तक से हमने स्टेप्स किए हैं, उन स्टेप्स में से एक और आसानी हो गई। अब मुझे बीटा निकालने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो गैमा है वही बीटा के बराबर है। तो इसका मतलब है मजीद स्टेप्स कम हो गए। वो मजीद स्टेप्स क्या कम हुए कि मैंने बीटा निकालने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वो भी गायब हो गया। यानी कि आई डोंट फॉलो दी स्टेप नंबर 9, आई विल रिमूव दैट स्टेप नंबर 9। ठीक है, बीटा के बराबर है तो बीटा ऑलरेडी निकल चुका हुआ है, तो स्टेप नंबर 9 ऑल टुगेदर रिमूव हो जाएगा। और सिर्फ हम डायरेक्टली जो है वो इसको स्टेप नंबर 9 कह देंगे और आपका जो है वो लैग कंपनसेटर का पार्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन। ठीक है, तो हम जो है वो इस तरीके से आगे चल सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप बीटा मतलब जो ये वाला स्टेप पहले करके आप जो है वो बीटा और गैमा की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद जो है वो लीड कंपनसेटर को उसके लिहाज से डिज़ाइन कर लो। इट्स ऑल अप टू यू, इट इज़ वेरिएबल, इट्स नॉट फिक्स कि आपने जो है वो कैसे करना है। माइंडेड जो लीड लैग कंपनसेटर आप बनाओगे या जिस तरीके से भी आप बनाओगे, आपको मतलब देर इज नॉट लाइक कि जी एक ही कंपनसेटर है जो कि इस सिस्टम को ठीक कर सकता है। ठीक है, देर इज नो सच थिंग एज यूनिवर्सल कंट्रोलर, देर इज नो सच थिंग एज यूनिवर्सल कंपनसेटर। ठीक है, तो दोनों जो है वो वेरी करते हैं, दोनों जो है वो चेंज हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हमारे जो हैं वो कम हो जाएंगे, कुछ स्टेप्स जो है वो हम उसके हिसाब से लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चलें मैं ये वाली कंडीशन लेके चलें, थोड़े से स्टेप्स आप लोगों को दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर गैमा जो है वो बीटा के बराबर है तो तब आप कैसे चलोगे? तो शुरू के वो स्टेप सारे सेम कि जी फाइंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ योर गिवन सिस्टम, फाइंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड सिस्टम। ठीक है, और क्या है जी, फाइंड डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप होल, अपनी जगह पर वही स्टेप एज इट इज मौजूद है। ठीक है, और भी इसी तरह का जो भी स्टेप है वो मौजूद है। लेकिन लीड कंपनसेटर डिजाइन करने के लिए से पहले मैं आपको ये कहता हूं कि जी आप पहले बीटा की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, बीटा की वैल्यू निकाल लें। बीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? यू नो इट वेरी वेल कि हम बीटा जो है वो मतलब डायरेक्टली भी जो हमारे पास के वी गिवन और के वी डिजायर है उसकी मदद से निकाल सकते हैं बीटा और गैमा, क्योंकि अच्छा नहीं, के वी गिवन से नहीं निकलेगी, आपको जो है वो लीड कंपनसेटर का पार्ट ही लगाना पड़ेगा। लीड कंपनसेटर में आपने क्या किया था, लीड कंपनसेटर आप कहते हो पोल और जीरो को, मतलब आप एंगल डेफिशिएंसी निकालोगे, एंगल डेफिशिएंसी से आपने जो है वो पोल और जीरो को प्लेस करना है ताकि ये एंगल डेफिशिएंसी सेटिस्फाई हो। उससे आपके पास गैमा निकल आता है और आपके पास उससे जो है वो T1 की वैल्यू निकल आती है। गैमा निकल आया तो यही वाला गैमा जो है वो बीटा जो लैग कंपनसेटर का पार्ट है वो इस्तेमाल करेगा, यानी कि गैमा जो है वो बीटा के बराबर है, तो आपको बीटा वाला स्टेप कर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी,
बाकी वही तरीकाकार है आपके पास के बीटा आपने निकाल दिया ना, मतलब नंबर मेरा ख्याल स्टेप नंबर 9 है कि प्लेस पोल एंड ज़ीरो ऑफ द लैग कंपनसेटर सच दैट कि एंगल जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो -5 और 0 के बराबर हो। ये मैं भी आपको जो है वो 2 एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ तो आपको ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन डील विद दिस लीड लैग कंपनसेटर पार्ट, कि आप लीड और लैग कंपनसेटर कैसे बना सकते हो। जिसमें अभी हमने बात की तो लीड लैग कंपनसेटर बनाने के 2 डिफरेंट तरीके हैं। एक में आपके पास गैमा और बीटा को बराबर लेके आप चल सकते हो, एक में जो है वो गैमा और बीटा जो है वो आपस में बराबर ना हो तो वो कैसे चल सकता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ जी। आपके बुक की एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 7.3 टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल 7.3 आपके पास जो है वो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है g इज इक्वल्स टू 4/s इंटू एस प्लस 0.5। ये एक आपके पास सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ये आपको गिवन है। दिस सिस्टम हैज द क्लोज सिस्टम के जो क्लोज लूप पोल है। ठीक है, क्लोज लूप पोल। ठीक है, वो क्या है जी आपके पास, वो हैं, इसको हम डोमिनेंट क्लोज लूप पोल भी कहते हैं। दो ही हैं वैसे तो, खैर जाहिर है कि क्लोज लूप पोल कहो या डोमिनेंट क्लोज लूप पोल कहो, लेकिन लेट इट बी अ डोमिनेंट क्लोज लूप पोल ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम डोमिनेंट क्लोज लूप पोल के हिसाब से चलते हैं। अगर ए दो से ज़्यादा पोल्स हों तो तब भी जो है वो इशू नहीं होगा। ओके, प्लस माइनस जे 1.984। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एक सिस्टम है 1.984, ये उसके डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है। ठीक है, द डैम्पिंग रेशियो दायरा कि अगर आपके पास डोमिनेंट क्लोज लूप पोल हो तो आप इससे भी जीटा और ओमेगा निकाल सकते हैं। ठीक है, यू नो इट हाउ टू फाइंड इट, मैंने पिछले किसी लेक्चर में जो है वो निकाल के दिखाए हुए हैं। अगर आपके पास सिर्फ जी मौजूद हो तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके भी क्लोज लूप डोमिनेंट क्लोज लूप पोल निकाल सकते हैं, जीटा और ओमेगा एन भी निकाल सकते हैं इसी से। ठीक है, जीटा और ओमेगा एन भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो डू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स कि ये कैसे निकाले जाते हैं, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। एनीवे, डैम्पिंग रेशियो ऑफ द गिवन सिस्टम जो है वो हमें दी हुई है 0.125 एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जीटा हमें दिया हुआ है गिवन सिस्टम का, वो क्या है, जीटा दिया हुआ है 0.125 और ओमेगा एन दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है जो कि 2 के बराबर है। ठीक है, और वेलोसिटी एरर कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, के वी गिवन हमें ऑलरेडी मौजूद है जो कि 8 के बराबर है। आगे वो कहता है इट इज डिजायर्ड, अब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ये गिवन की हो गई। ठीक है, दिस वाज योर गिवन सिस्टम। उसके बाद जो भी बात कर रहा है वो डिजायर्ड सिस्टम की बात कर रहा है। तो डिजायर्ड सिस्टम के बारे में वो क्या कह रहा है कि इट इज डिजायर्ड दैट कि जीटा जो डिजायर है वो आपका 0.5 हो जाए। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी टू बी चेंज टू 5 एंड स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट मतलब केवी जो है वो आपका इंक्रीज होके 80 पे पहुंच जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने खुद हमें बताई हुई हैं एग्जाम्पल में, लेकिन अगर ना भी बताई हुई हों तो जाहिर है कि हम जो है वो अपनी गिवन सिस्टम की इंफॉर्मेशन हम खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये हमारी गिवन हैं या हमें जो है वो टाइम रिस्पॉन्स के हिसाब से चीज़ें दी हुई हैं तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जीटा ओमेगा एन और के वी डिज़ायर हम खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बाकी कोई इन्फॉर्मेशन या हमारे पास बाकी कंडीशंस मौजूद हों। एनीवे, इस इंफॉर्मेशन से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपने जीटा भी चेंज करना है, ओमेगा एन भी चेंज करना है और केवी भी चेंज करना है। तो दैट इज टू से आपको ट्रांजिएंट भी चेंज करना है और आपको स्टेडी स्टेट भी चेंज करना है। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर को भी बेहतर करना है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस को भी चेंज करना है। तो क्लियर कट डिसीजन है कि आपको लैग और लीड कंपनसेटर लगाना है। ठीक है, इससे आपको पता चल गया आपने लीड लैग कंपनसेटर या लैग लीड कंपनसेटर लगाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब है दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ द लीड लैग कंपनसेटर। तो जो हमने हमारे पास कंपनसेटर होगा दैट विल बी गिवन एज के या के सी कह लें, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, 1/T1 डिवाइडेड बाय 1/, गैमा T1। ठीक है, S/1/T2 डिवाइडेड बाय S प्लस 1/बीटा T2। ठीक है, लेट्स डिजाइन दिस कंपनसेटर दैट इज लैग लीड कंपनसेटर बाय
टेकिंग गैमा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, गैमा और बीटा आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें निकालनी है, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन वगैरह निकाल लेने के बाद हमने निकालना है व्हाट इज़ योर डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, ठीक है, डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल निकालने हैं आपने। आपके पास जीटा और ओमेगा मौजूद है, यहाँ से आप जो है वो डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो डिज़ायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन आपको निकालना आते हैं ये। हमने क्लास में सॉरी हमने लेक्चर्स में किसी में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो डिज़ायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल की वैल्यू आ गई आपके पास ये। ठीक है, अब ये डिज़ायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है, ठीक है, विच इज़ नॉट एक्चुअली, मतलब जाहिर है कि हमें यहाँ से ऑलरेडी पता है कि जीटा और ओमेगा चेंज होना है, तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस। लेकिन ये पार्ट ऑफ द रूट लोकस नहीं है, लेकिन हमने देखना है कि व्हाट इज़ द एंगल डेफिशिएंसी। हमें एंगल डेफिशिएंसी तो निकालनी है, तो उसके लिए डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल की ज़रूरत है। तो एंगल डेफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो जो एंगल, मतलब इस डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, ये जो डोमिनेंट डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल और जीरो, दो आपके पास पोल्स है ना, ओपन लूप पोल्स आपके पास, एक 0 पे पड़ा हुआ है और एक जो है वो -0.5 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जो गिवन सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। तो 0 और 0.5, डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल इज समवेयर हेयर। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला पोल इस टेस्ट पॉइंट या इस डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल के साथ एंगल बना रहा है, और ये वाला जो एंगल बना रहा है, हमें बेसिकली ये एंगल निकालना है। तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल बनते हैं, मतलब ये दोनों को मिला के जो एंगल बनता है दैट इज़ अराउंड -235 डिग्री। ये हमने निकाला हुआ है, कैसे निकालते हैं आपको पता है। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पे भी देख लो, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 0 हैं, इसके कोऑर्डिनेट -0.50 है। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हों तो आप उसका दरमियाना एंगल निकाल सकते हो। तो इन दोनों को जो एंगल निकालोगे आप, तो वो जो एंगल आ रहा है वो -235 आ रहा है। तो अब इसका मतलब है कि एंगल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, -235 है, तो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एंगल कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब ये 180 डिग्री के बराबर हो। तो इसको 180 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ एंगल ऐड करना पड़ेगा। कितना एंगल ऐड करना पड़ेगा जी, 55 डिग्री का एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसके अंदर 55 डिग्री ऐड कर दूं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें इसकी एंगल एफिशिएंसी, मतलब 55 डिग्री है, और अगर इसके अंदर 55 ऐड कर दोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब जो है वो ये रूट लोकस का हिस्सा बन सकता है। तो ये 55 डिग्री हमने ऐड करना है। 55 डिग्री जो है वो कैसे ऐड होगा उसके ऊपर बात करते हैं हम। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि अब हमने एंगल डेफिशिएंसी 55 डिग्री के हिसाब से चलना है, कि हमने हमारा जो लीड कंपनसेटर का पार्ट है वो 55 डिग्री जो है वो क्या करेगा, इस सिस्टम में ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा या क्या करेगा उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे, हमने बहुत सारे तरीके पढ़े थे, और दायरा के फिर मतलब यहाँ पर आपके पास ये डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है। ठीक है, इसने आपके पास जो है वो 55 डिग्री का एंगल कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो लीड कंपनसेटर का क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो 0 होगा, यहाँ पे आपके पास पोल होगा। तो अगर आप इसको एक लाइन ड्रॉ कर लें तो 0 और पोल होगा। ठीक है, 55 डिग्री आपको जो है वो एंगल कंट्रीब्यूट करना है इसने। तो 55 डिग्री की एंगल कंट्रीब्यूट करने के लिए ये आपका जो है वो 0 है, ये आपका पोल है। तो आपने ये लोकेशन निकालनी है। ये लोकेशन जो है वो देयर माइट बी मिलियन इनफाइनाइट कम्बिनेशन विच कैन गिव यू, मतलब 0 और पोल की जो पोजीशन है उसके हिसाब से आपको जो है वो बहुत सारे कम्बिनेशंस मिल सकते हैं जिसमें आपको 55 डिग्री एंगल की कंट्रीब्यूशन मिल सके। तो लेट्स गो फॉर फर्दर। 55 डिग्री की कंट्रीब्यूशन के लिए जो है वो आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब ट्राइंगल, क्या है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल का भी तरीका पढ़ा था, हमने ग्राफिकल भी पढ़ा था, हमने मैथमेटिकल भी पढ़ा था, वट एवर दैट इज़। तो उससे आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, उससे आपके पास T1 और T2 आ जाएगा, T1 और गैमा की वैल्यू आ जाएगी।
T1 जो आपके बुक वाला तरीका इस्तेमाल करके निकाल रहा है वो T1 जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला ही तरीका इस्तेमाल कर रहा है मेरा ख्याल है। 2.5 नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं कर रहा ये जी, इसने दूसरा तरीका ग्राफिकल तरीके से ही निकाला हुआ है। ठीक है, T1 यहाँ से इसने 2 निकाल दिया और इसी तरह से जो गैमा निकाल दिया उसने वो 10.04 निकाल दिया। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से ही चल रहा है, उसमें कोई ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। मतलब अगर आप चाहें तो इसको देख लें, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा तो ये -2.5 के ऊपर होगा। फिर आप जो राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला लगा के आप जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। दैट विल बी अनदर वे टू डू दैट। ठीक है, लेकिन आपके बुक वाले ने जो T1 और टी गैमा निकाला है जिससे 55 डिग्री का एंगल कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें T1 की वैल्यू 2 है, गैमा की वैल्यू 10 है। ठीक है, ये इसने निकाल ली। अब आपने जो है वो मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करनी है, तो मैग्नीट्यूड कंडीशन आपने अप्लाई की वैल्यू आ जाएगी या के की वैल्यू आ जाएगी। तो के सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एस प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय एस प्लस 5.021। अच्छा, इसने बेसिकली अगर आप देखें तो जीरो को कहाँ पे प्लेस कर दिया है, जो लीड कंपनसेटर का जीरो है वो उसने एग्जैक्टली प्लेस कर दिया है जहाँ पे आपके गिवन सिस्टम का पोल था। ठीक है, दिस इज नोन एज द पोल जीरो कैंसलेशन। यानी कि आगे चले मैं अभी आपको इसमें लिख दूँ, ट्रांसफर फंक्शन लिख दूँ, उससे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, 1 के एट योर डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। ठीक है, अगर आप देखें तो ये पोल है जो कि गिवन सिस्टम का एस प्लस 0.5 पे पड़ा हुआ है। ये क्या है, ये जीरो है जो कि लीड कंपनसेटर का है। तो दोनों एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं दिस इज पोल जीरो कैंसलेशन। यानी कि ये दोनों मैग्नीट्यूड आपको एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इट डजेंट मीन कि वहाँ पे जीरो पोल एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे जीरो पोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन जाहिर है कि जो इस पोल से ब्रांच रूट लोकस से निकलेगी वो उस इस जीरो पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो यानी कि वो ब्रांच निकल वहीं से रही है और वहीं पर जो है वो टर्मिनेट हो रही है, तो पोल जीरो कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। एनीवे यहाँ पे आपके पास पोल जीरो कैंसिल हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने एक इसकी निकालनी है और एक इसकी निकालनी है डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल पे। तो यहाँ से आपके पास जो है वो डायरेक्टली के सी की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल्स टू 6.26। ठीक है, के सी की जो डायरेक्टली वैल्यू आ गई 6.26। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैग्नीट्यूड कंडीशन आप लोगों ने एक नहीं कई दफ़ा पढ़ी हुई है, बहुत दफ़ा आपने इस्तेमाल की है। तो यहाँ से आपके पास के सी की वैल्यू 6.26 आ जाएगी विच विल बी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने लीड कंपनसेटर का लीड पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब सिर्फ हमारा लैग कंपनसेटर का पार्ट रह गया। और लैग कंपनसेटर का पार्ट में अगर आप देखें तो सबसे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बीटा निकालते हैं, बाकी तो हमने प्लेस करके सिर्फ कंडीशन ही चेक करनी होती है, कोई लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं होते उसमें। ठीक है, दिस इज हाउ यू डील विद द लीड पार्ट ऑफ द कंपनसेटर। तो ये लीड कंपनसेटर बन गया। आगे चलते हैं हम आपके मतलब लैग कंपनसेटर के पार्ट की तरफ। तो लैग कंपनसेटर आप देख लें तो हमें केवी निकालने की ज़रूरत है। केवी गिवन हमारे पास क्या है और केवी डिज़ायर क्या है, आपको मतलब ये सारी बातें आपको ऑलरेडी हमें डिस्कस की हुई हैं। तो मैं केवी डिज़ायर या बीटा की डायरेक्ट वैल्यू अगर देख फार्मूला देखें तो बीटा का डायरेक्ट वैल्यू का निकालने का फार्मूला था हमारे पास गैमा इंटू के वी डिज़ायर डिवाइडेड बाय के वी गिवन। ठीक है, याद है आपको, गैमा आप निकाल चुके हो, गैमा की वैल्यू 6 निकली थी हमारे पास, गैमा की वैल्यू 10 निकली थी। ठीक है, 10 के वी डिज़ायर जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास के वी डिज़ायर हमने शुरू में लिखा था के वी डिज़ायर जो उसने गिवन है 80। के वी गिवन जो है वो 10 था या 8 था, 8 था जी। ठीक है, 8। तो यहाँ से आपके पास कैंसिलेशन होके 10 10 100, बीटा की वैल्यू आपके पास 100 आ गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ के वी सॉरी बीटा। बीटा की वैल्यू 100, इज इट सो? अच्छा नहीं, के वी गिवन, एक मिनट मुझे इसको दोबारा से ड्राइव करके निकाल लेने दें। ओके, लेट मी ड्राइव अगेन।
केवी आपके पास बन गया जी लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू जी सी इंटू जी। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर केवी अगर आप लिखें तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s के सी, अच्छा के सी भी इसमें आएगा। के सी मैंने उस पिछले वाले स्टेप में के सी मिस किया हुआ है, के सी इसमें लाजमी आएगा क्योंकि के सी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो के सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 6.26 है। अच्छा, एस के सी बीटा ओवर गैमा इंटू जी। ओके, एक थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा जी। के सी जो है वो मैंने नहीं लिखा था लास्ट उसमें, मतलब डेरिवेशन में मैं दोबारा डेरिवेशन उसको अपडेट कर देता हूँ अभी। के सी मैंने नहीं लिखा था, इसको जो है वो के सी इसमें लाजमी आएगा, तो सम हाउ आई डिड मिस दैट। तो एनीवे अभी मैं इसको दोबारा वो पुरानी वाली जो डेरिवेशन है वो दोबारा यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो एनीवे इस केस में आपके पास के वी डिज़ायर की जो वैल्यू आ गई, के वी डिज़ायर की वैल्यू आपके पास गैमा बीटा ये आपके पास आ गया, ये के वी गिवन है, के वी गिवन के सी इंटू बीटा ओवर गैमा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस जिसमें मैंने के सी लास्ट वाले में मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू कीप दिस के सी इन दिस डेरिवेशन। तो अगर आप देखो तो बीटा की जो वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू जो मैंने पहले लिखी थी के वी डिज़ायर, ठीक है, ओवर के वी गिवन। ठीक है, के वी गिवन एज इट इज। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपके पास जो है वो के सी से डिवाइड होना है इसने, गैमा ओवर के सी। ये के सी लास्ट मेरी डेरिवेशन में मेरा जो है वो मिस हुआ हुआ है, तो गैमा ओवर के सी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो के वी डिज़ायर जो है वो आपके पास आ जाता है, के वी डिज़ायर था 80, के वी गिवन था 8, गैमा आपके पास 10 है और के सी जो है वो आपके पास 6.26 है। तो 8 10 100 100 डिवाइडेड बाय 6.26, ये तकरीबन आ जाता है आपके पास, कितना आ जाता है जी, 16 के करीब आ जाता है ये। यस, 16 पॉइंट समथिंग आ जाता है। ठीक है, प्लीज डू करेक्ट दिस पार्ट। बीटा इज इक्वल्स टू के वी डिज़ायर डिवाइड बाई के वी गिवन। मैंने जो लास्ट डेरिवेशन है उसमें सिर्फ गैमा लिखा हुआ है, मैंने जो डेरिवेशन में जी में जो जी सी में के सी नहीं लिखा था, तो प्लीज़ डू ऐड दिस के सी इन दैट डेरिवेशन, जो कि मैंने दोबारा यहाँ पे कर दी हुई है। ठीक है, इट्स रिपीटेड अगेन। ठीक है, सिर्फ वही पार्ट है कि जो आपके पास लिमिट पुट कर देने के बाद सिर्फ बीटा ओवर गैमा आता है, मैंने सिर्फ वही लिखा हुआ है। बाकी जो है टी वन एस ज़ीरो के ख़त्म हो जाता है, 1/T1 जो है वो क्या रह जाता है, 1/T1 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के 1/T1 से कैंसिल हो जाता है। इस तरह से T2 जो है वो डिनोमिनेटर के T2 से कैंसिल हो जाता है। तो बाकी सिर्फ आपके पास बीटा ओवर गैमा रह जाता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। सिर्फ जो पार्ट था जिसमें मैंने के सी नहीं लिखा था, डोंट फॉरगेट दैट के सी पार्ट। ठीक है, तो ये के सी लिख के आपके पास जो है वो 16 आ गया बीटा। बीटा 16 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम सम मतलब वैल्यू ऑफ अज्यूम वैल्यू ऑफ T2, लेट इट बी क्या जी, 5 ले लें, 10 ले लें, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ सकते हैं। बीटा ऑलरेडी मौजूद है, T2 आपने 5 ले लिया है, तो इसकी वजह से आपके पास क्या बन गया, s प्लस 1/T2 दैट इज 1/5 डिवाइडेड बाय s प्लस 1/बीटा T2, यानी कि बीटा आपके पास कितना है, 16 है। 16 इंटू T2 इज 5। ठीक है, इसका आपने एंगल निकालना है डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल के साथ। ठीक है, दिस एंगल शुड बी बिटवीन 0 एंड -5। अगर ये 5 पुट करके जो है वो सही, मतलब ये एंगल 5 के दरमियान आ रहा है, तो इसका मतलब है योर T2 इज डिज़ाइन प्रॉपरली, तो आपका लैग पार्ट भी डिज़ाइन हो जाता है। अगर नहीं होता तो यू नीड टू इंक्रीज दिस वैल्यू। ठीक है, उसके हिसाब से आप इंक्रीज करके T2 की वैल्यू को चेंज करके आप जो है वो अपना लैग कंपनसेटर का पार्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो।
ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन योर लैग कंपनसेटर पार्ट। ठीक है, इसी एग्जांपल को जो है हम गैमा इज इक्वल्स टू बीटा के साथ सॉल्व करते हैं, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। तो टिल नाउ थैंक यू वेरी मच।